नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह चौहान और आज हम लोग बात करने वाले हैं उच्च न्यायालय। जी हां दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाई कोर्ट के बारे में। दोस्तों देखिए, यूँ समझिए कि उच्च न्यायालय जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के बाद में, यानी कि उच्चतम न्यायालय के बाद में जो भारत में आता है, ये जिसका स्थान आता है उसे हम हाई कोर्ट कहते हैं। हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में हाई कोर्ट की संख्या है 25। अगर लेटेस्ट की मैं बात करूं तो लेटेस्ट में आप ध्यान रखिएगा कि जो अमरावती है ना दोस्तों, अमरावती ये जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है, वहां पर लेटेस्ट यानी कि 25वां हाई कोर्ट बनाया गया है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें, भारत में एकीकृत न्यायपालिका है जिसमें सर्वोच्च स्तर पर क्या है? उच्चतम न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जो है ना ये आर्टिकल नंबर 124 के अंतर्गत इसका निर्माण किया जाता है ना दोस्तों। तो अनुच्छेद संख्या 124 किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। ध्यान रखिएगा, पूरे देश में 1-2 का 4 करने का कार्य कौन करती है? तो याद रख लेना, सुप्रीम कोर्ट। पूरे देश में 1-2 का 4, इसलिए ये इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है? 1 से। और उसके बाद में सेकंड नंबर पर कौन आता है? सेकंड नंबर पर आता है हाई कोर्ट, इसलिए ये हो गया है 214। दूसरे नंबर पर आने के कारण से इसका नंबर हो गया है 214। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक बात हमको समझ में आ जाती है कि भारत में जो न्यायालय है उसमें सबसे उच्च स्तर पर क्या आता है? उच्चतम न्यायालय आता है। और राज्य स्तर पर जो सबसे ऊंचा होता है उसे हम उच्च न्यायालय के नाम से बोलते हैं। उच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद संख्या 214 के अंतर्गत बनती है और 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक न्यायालय हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है ना दोस्तों, क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे देश में 28 + 8 यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और अगर हम बात करें 28 और 8 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होता है? 36। लेकिन हमने यहां पर अभी पढ़ा कि हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25 ही है, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा स्थानों पर या राज्यों पर या केंद्र शासित प्रदेशों में मिलकर के एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। जैसे राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है वो जोधपुर में है और उसकी एक खंडपीठ कहां पर है? जयपुर में है। ठीक है दोस्तों, चलिए, भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में स्थापित किए गए थे। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो बड़ी बड़ी स्थान आपको नजर आ रहे हैं कौन कौन से? एक तो कलकत्ता है ना, एक मद्रास और एक बॉम्बे। तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, CBM नाम ध्यान रख लीजिएगा। CBM में भारत में सबसे पहली बार कब? 1862 में क्या बनाई गई थी? हाई कोर्ट बनाई गई थी। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई और वर्तमान में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 24, तो ये ध्यान रखना, इस 24 को मैंने अभी जैसे आपको बताया, इस 24 को आप क्या कर लेना, इस 24 को आप कर देना 25। तो 25 जो है ना दोस्तों वो उच्च न्यायालय हमारे देश में है। उच्च न्यायालय का गठन, तो अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। इस प्रकार उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। दोस्तों देखिए क्या होता है कि राष्ट्रपति जो होता है हमारे देश का, वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। उनको नियुक्त करके उस राज्य में भेजा जाता है, उस हाई कोर्ट में भेजा जाता है। और हाई कोर्ट में जाने के बाद में क्या होता है दोस्तों? हाई कोर्ट में जब वो जाता है ना, तब उसके बाद में क्या होता है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो होती है, क्योंकि अलग अलग उच्च न्यायालयों में जो न्यायाधीशों की संख्या होती है वो अलग अलग हो सकती है और अलग अलग जो होती है, इस बात का निर्धारण कौन करता है कि कहां पर कितने न्यायाधीश होंगे, कितने जजेस होंगे, इस बात का निर्धारण कौन करता है? इस बात का निर्धारण हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट करते हैं और वही क्या करते हैं? इनकी है ना नियुक्ति आदि से संबंधित काम करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 217, जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल नंबर 217 के 1 पार्ट के अंतर्गत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे देश के जो दोस्तों प्रेसिडेंट है ना, ये प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि हमारे देश के हाई कोर्ट एंड अदर जो जजेस होते हैं, चीफ जज होता है और जो अदर जज होते हैं, इनका अपॉइंट करने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर है ना क्या किया जाता है? नियुक्ति की जाती है न्यायाधीशों की, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो अथवा वो मुख्य न्यायाधीश
न्यायाधीश ना होकर के अन्य न्यायाधीश भी अगर होता है तो उसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? उसकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कॉलेजियम व राज्यपाल के परामर्श से करता है, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से करता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर यह लिखा है कि ना जो उच्चतम न्यायालय है ना, उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जो चीफ जस्टिस होता है ना, उसके कॉलेजियम व राज्यपाल के परामर्श से उसकी नियुक्ति करता है, जबकि अदर जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति है वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल मिलकर के करते हैं, है ना, उनकी राय लेकर के किया जाता है। अब दोस्तों क्या होता है कि जो कोई भी हाई कोर्ट होती है ना, तो जैसे मैंने बताया 25 हाई कोर्ट है, तो उन हाई कोर्ट में अगर कोई चीफ जस्टिस है और जिसे हम मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, तो उस चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति किससे सलाह लेकर के करेगा? वो सलाह लेगा, वो बातचीत करेगा। किससे बातचीत करेगा? कि जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उससे करेगा। उनकी कॉलेजियम बनी होगी, मतलब एक यूँ समझ लीजिए कि कुछ लोगों का कुछ जजेस का है ना एक यूनिट बनी होगी, उन जजेस की यूनिट से और उस राज्य के राज्यपाल से एक बार वो परामर्श लेगा, उनसे एडवाइस लेने के बाद में इनकी नियुक्ति कर दी जाती है। जबकि अगर मान लीजिए कोई अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल मिलकर के इसकी नियुक्ति कर लेते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ पर कॉलेजियम का काम नहीं है, तो कौन करते हैं? एक तो जो हाई कोर्ट के जो जज हैं चीफ जस्टिस वो, और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो, और उसके साथ में जो राज्यपाल हैं वो, ये तीनों मिलकर के अब यहाँ पर नियुक्ति का काम करते हैं। तो क्या बताया मैंने आपको? मैंने ये बताया कि आर्टिकल नंबर 217 का 1 जो है ना, उसमें क्या बताया गया है? तो उसमें ये बताया गया है कि भैया अगर हाई कोर्ट का है ना चीफ जस्टिस की नियुक्ति करनी है तो 1, 2 और 3 तीन लोग मिलकर के करेंगे। तीन लोग मिलकर के नहीं करेंगे, करेगा तो राष्ट्रपति, लेकिन सलाह किससे लेगा राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति जो है ना वो सलाह लेता है किससे? तो ध्यान रखिएगा, एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उससे, एक इनका जो कॉलेजियम बना हुआ होगा उससे, और एक जो गवर्नर होगा है ना दोस्तों, उस गवर्नर से। और अगर मान लीजिए ये चीफ जस्टिस की जगह पर अगर कोई अदर जज की बात हो रही हो तो फिर कौन किस किस से होगा? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जो सलाह लेगा ना वो यहाँ पर बस कॉलेजियम नहीं होगा, कॉलेजियम के स्थान पर किससे करेगा? कि ये जो है ना चीफ जस्टिस अब चुन करके आ चुका है, तो यहाँ पर उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से यहाँ पर बातचीत करेगा, परामर्श लेगा, और उसके बाद में है ना नियुक्ति की जाएगी जजेस की। अगर न्यायाधीश की योग्यता की बात करें तो अनुच्छेद संख्या 217(2) के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति में सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वो कहाँ का नागरिक होना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा कि वो नागरिक होना चाहिए कहाँ का? हिंदुस्तान का, भारत देश का वो नागरिक होना चाहिए। भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक वो न्यायिक पद धारण कर चुका हो और उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। दोस्तों देखिए क्या है कि पहली बात तो ये कि भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि भैया ना उसके पास में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस बात का एक्सपीरियंस होना चाहिए? कि वो जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। जज का अगर एक्सपीरियंस है दोस्तों, यदि न्यायाधीश के रूप में 10 वर्षों तक है ना न्यायिक पद पर वो कार्य कर चुके हैं तो वो क्या कर सकते हैं? वो बन सकते हैं हाई कोर्ट में जज। अदरवाइज उच्च न्यायालय के या ऐसे 2 अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्षों तक क्या रह चुके हों? अधिवक्ता रह चुके हैं। अर्थात या फिर एक कंडीशन और आ जाती है, इसको आप और करके मान सकते हैं कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस फॉर्म में? एडवोकेट के फॉर्म में। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर है ना एडवोकेसी का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो क्या बताया मैंने कि न्यायाधीश बनने की योग्यता 217 है ना 2 के अनुसार। तो 2 ही शर्तें हैं मुख्य रूप से, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 3 बता रखी है लेकिन मुख्य रूप से वो 2 ही हैं। अब कैसे 3 है कैसे 2 वो भी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली आपको क्या ध्यान में रखनी है कि क्योंकि वो भारत की हम बात कर रहे हैं, भारत के किसी राज्य की बात करें तो नागरिक कहाँ का होना चाहिए? भारत का। पहली बात ये क्लियर। दूसरी बात कि वो 10 वर्षों का अनुभव किस रूप में?
जज के रूप में, या फिर 10 वर्ष का ही अनुभव हो वकालत का किसी भी राज्य क्षेत्र में, किसी भी न्यायालय के अंतर्गत। बात समझ में आ गई? तो या तो सेकंड वाले की बात कर रहा हूं, या तो 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए एज अ जज, एज अ न्यायाधीश, या फिर है ना, दोनों जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई एक। तो या फिर क्या होना चाहिए, 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए अधिवक्ता के यानी कि एडवोकेट के रूप में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कार्यकाल की बात करूं 217(1) के अनुसार 62 वर्ष, जी हां दोस्तों, 62 ईयर्स की आयु तक वो पद ग्रहण कर सकता है। अगर कोई उच्च न्यायालय के जज बनता है तो 62 ईयर्स, 62 वर्ष की आयु तक, है ना, वो बन सकता है। और न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र भी दे सकता है। अब अगर मान लीजिए उसे त्यागपत्र देना है किसी भी न्यायाधीश को हाई कोर्ट के, तो वो किसको अपना इस्तीफा देगा? राष्ट्रपति को। और न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा भी हटाया जा सकता है। यदि मान लीजिए कि संसद के दोनों सदन में अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो प्रस्ताव पास कर देते हैं, तो वहां से भी इनको रिमूव किया जा सकता है, यानी कि रिजाइन उनको देना ही पड़ेगा। अब न्यायाधीश द्वारा शपथ, अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। ध्यान रखिएगा 219, है ना। 219 नंबर आर्टिकल क्या कह रहा है? 219 नंबर आर्टिकल ये कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रपति जो है ना, वो क्या करेगा कि अन्य न्यायाधीशों को भेजेगा, जहां पर भी उनको भेजना है तो वहां पर न्यायाधीश के रूप में भेजा जाएगा, और वहां पर उनको मिलेंगे कौन? राज्यपाल साहब। और राज्यपाल जो है ना, वो क्या करेंगे? उनको शपथ दिलाने का काम वहां पर करेंगे। तो शपथ कौन दिलाता है? तो ध्यान रखिएगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट और अ पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, या फिर गवर्नर ने अगर कोई अपॉइंट कर दिया कि नहीं मेरी तरफ से ये व्यक्ति जो है शपथ दिलाने का कार्य करेगा, तो वो व्यक्ति भी उसे शपथ दिला सकता है। न्यायाधीशों का स्थानांतरण, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद में कर सकता है, अनुच्छेद संख्या 222। तो यहाँ राष्ट्रपति जो है ना, वो उनका ट्रांसफर भी कर सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है ना, उनसे एक बार परामर्श कर लिया जाता है, और 2 और 2, है ना, ध्यान रखिएगा 2 का मतलब 222 नंबर जो अनुच्छेद है ना, उस अनुच्छेद के अंतर्गत इन न्यायाधीशों का क्या कर दिया जाता है? स्थानांतरण। 2 से याद रखिएगा, गो, यानी एक स्थान से दूसरी जगह स्थान पर उनको गो कर दिया जाता है, यानी उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। दोस्तों न्यायाधीशों के वेतन की बात करें तो 221 के अनुसार इनका वेतन जो है संसद द्वारा निर्धारित किया गया है ना। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इनका वेतन जो है ना, ये अब 90,000 और 80,000 नहीं है, बल्कि बढ़ चुका है दोस्तों, है ना। यहाँ पर थोड़ी सी बात में ध्यान में रखिएगा। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया, जी हाँ बिल्कुल, विशेष प्रक्रिया होनी चाहिए, तब जाकर के ही स्वतंत्र हो पाता है उच्च न्यायालय। निश्चित कार्यकाल होता है। संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर महाभियोग के अतिरिक्त भी चर्चा की जा सकती है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करने के बाद उन न्यायालयों में निजी प्रैक्टिस नहीं करेगा जहां वह स्थायी न्यायाधीश रह चुका है। जी हाँ, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वहां पर वो न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है और बाद में वो वहां पर प्रैक्टिस करना चाहता है, एज ए एडवोकेट काम करना चाहता है, तो वहां पर वो नहीं कर सकता है। दूसरी बात, कार्यपालिका से इसको पृथक किया गया, बिल्कुल कार्यपालिका से इसको बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया ताकि अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से ये अपना कार्य कर सके। उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र और शक्तियों की बात करें तो मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, मूल यानी कि जो बेसिक काम इनको करने होते हैं वो तो ये करते ही हैं। ओरिजिनल जो जजमेंट का काम होता है, रिट का इनका अधिकार इनके पास में होता है। अगर कोई अपील करता है तो अपील की सुनवाई से संबंधित काम होता है। अभिलेख संबंधी न्यायालय भी यहाँ पर होते हैं। प्रशासन संबंधी भी शक्तियाँ इनके पास में होती है, और साथ में न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू से संबंधित कार्य भी करते हैं। मूल क्षेत्राधिकार की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या होता है कि इसका तात्पर्य प्रथमतः उच्च न्यायालय द्वारा वादों की सुनवाई करना। और वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? संसद और राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद जो होते हैं उनको निपटाने का काम। राजस्व एकत्रीकरण संबंधी, अगर मान लीजिए कोई रेवेन्यू इकट्ठी हुई है, उसका अब क्या विकेंद्रीकरण करना है, उससे संबंधित कोई विवाद होता है। मौलिक अधिकार व वसीयत, विवाह विधि, कंपनी कानून, विवाह विच्छेद आदि के जो मुकदमे होते हैं वगैरह वगैरह जो होते हैं, वो मान लीजिए कोई वसीयत से संबंधित है या फिर कोई विवाह से संबंधित कोई मुद्दा सामने आया है, तो ये सारे इस प्रकार के मुद्दे जो हैं वो इसके द्वारा हल किए जाते हैं। याचिका की बात करूँ तो 226 नंबर अनुच्छेद जो है ना के अंतर्गत उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार
याचिका जो है ना वो जारी कर सकते। जी हाँ, अलग अलग प्रकार की रिट होती है दोस्तों, है ना। जैसे प्रत्यक्षीकरण होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य ये है कि 24 घंटे के भीतर जो है ना किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसको न्यायाधीश के समक्ष सशरीर उपस्थित करवाना होता है। तो ये सारी जो बातें होती हैं इनसे संबंधित अगर कोई बात हो जाती है और रिट लग जाती है तो उनका निस्तारण यहाँ सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अनुसार केवल मौलिक अधिकारों के लिए याचिका कर सकता है। वहीं उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों के लिए भी याचिका जारी कर सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उच्च न्यायालय के पास में एक स्पेशल ये है ना एक शक्ति है, मान लीजिए कि अन्य मामलों मूल अधिकारों के अलावा अन्य मामलों के लिए भी याचिका ये जारी कर सकता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करूं तो उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार, जैसे कोई आयकर से संबंधित यानी इनकम टैक्स से संबंधित, कुछ पेटेंट से संबंधित, डिजाइन से रिलेटेड अगर कोई बात हो रही है, सक्सेशन एटसेट्रा यानी उत्तराधिकार आदि के मामले जो होते हैं ना वो जिला न्यायालय के विरुद्ध कहाँ ले जाए जा सकते हैं, वो ऊपर यानी कि उच्च न्यायालय में ले जाए जा सकते हैं। आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, जब अपराधी को सेशन न्यायालय ने 4 वर्ष के लिए कारावास दंड दिया है या मृत्युदंड दिया है तो उसके विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में हो सकती है। अगर 4 वर्ष या उसके ज़्यादा के लिए अगर कुछ है प्रावधान तो आगे वो उच्च न्यायालय में ये प्रावधान हो सकता है। संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, कोई भी ऐसा मुकदमा जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो तो उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अगर मान लीजिए कभी कोई ऐसा बात आती है जिसमें संविधान से संबंधित कोई बात है, संविधान की व्याख्या से संबंधित अगर कोई प्रश्न की बात आती है तो फिर दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, उच्च न्यायालय में क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है। अभिलेख से संबंधित, जी हाँ, अनुच्छेद 215 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसका अवमानना करने के लिए दंड देने की शक्ति है। अब जो है साहब जो उच्च न्यायालय है ना वो क्या होगा, एक प्रकार का अभिलेख, जी हाँ, रिकॉर्ड रखने का भी इसके पास में एक स्पेशल पावर मान सकते हैं आप, वो होता है। अवमानना के लिए दंड देने की इनके पास शक्ति होती है। उच्च न्यायालय के निर्णय रिकॉर्ड की तरह सुरक्षित रखे जाएंगे और अधीनस्थ न्यायालय के लिए कानून की तरह कार्य किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए जैसे हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट में जो भी फैसले होते हैं उन पर क्या किया जाता है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि जो अधीनस्थ और न्यायालय होते हैं वो उन जो सुनवाई हुई है, वो जो केसेस हुए हैं उनके आधार पर उनको आधार मिल जाता है और उसके आधार पर वो निर्णय दे सकते हैं। उनके लिए वो कानून की तरह काम करेगा। बिल्कुल। प्रशासन संबंधी अधिकार, उच्च न्यायालय के प्रशासन संबंधी अधिकार इस प्रकार है, उच्च न्यायालय अपने अधीन किसी न्यायालय के पत्रों और निर्णयों को मंगवा सकता है और उसकी जांच पड़ताल भी कर सकता है। दोस्तों अब क्या होता है कि उच्च न्यायालय जो अपने अधीनस्थ अगर कोई न्यायालय है, जैसे जिला न्यायालय या कोई भी और न्यायालय, तो या सेशन कोर्ट जिनको आप कहते हैं, तो उनसे संबंधित अगर कोई बात होती है तो उनसे, है ना, वो कोई भी पत्रवादी जो भी होता है, कोई भी निर्णय है वो मंगवा सकता है। उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वे ध्यान रखें कि अधीनस्थ न्यायालय अपनी शक्ति सीमा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा तथा अपने कर्तव्य को निश्चित विधि के अनुसार ही पालन कर रहा है। वह किसी भी बात को एक न्यायालय से हटाकर दूसरे न्यायालय में विचार तथा निर्णय के लिए भेज भी सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन की अगर बात करें, जुडिशियल रिव्यू की अगर बात करें दोस्तों, तो उच्च न्यायालय केंद्र पर राज्य विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों को वैध या अवैध घोषित कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या कर सकता है कि जो लेजिस्लेचर होता है और जो एग्जीक्यूटिव होता है उसके जो काम होते हैं, तो वो जो उन्होंने जो भी निर्णय लिया है वगैरह वगैरह, तो वो क्या रखने हैं, क्या उनको कैंसिल करना है, उस बात को, है ना, डिक्लेयर करना है वैलिड या इनवैलिड। तो ये बात जो है ना, इस बात का निर्धारण कौन कर सकता है, हाईकोर्ट कर सकता है। राज्य में विधानमंडल, कार्यपालिका व अन्य न्यायपालिका को राज्य सरकार के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, कोई भी जो सरकार होती है उसके 3 प्रमुख अंग होते हैं, एक कहलाती कार्यपालिका, एक कहलाती व्यवस्थापिका और एक कहलाती न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट जुडिशरी। तो दोस्तों ये मुख्य बातें थी किससे संबंधित, उच्च न्यायालय से संबंधित, यानी कि हाई कोर्ट से संबंधित। एक बार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है ये कक्षा 10 के साथ साथ एसएससी, पटवारी, रीट, ग्राम सेवक आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।